हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दुनिया के अंदर दो ध्रुव जो है उनका उदय हुआ था। और एक ध्रुव था यूएसए और दूसरा ध्रुव था यूएसएसआर। और पूरी जो तीसरी जो दुनिया थी, यानी कि जिसको थर्ड वर्ल्ड कहते थे, वो जो थर्ड वर्ल्ड थे वो कहाँ गए थे? या तो रूस के पीछे चले गए थे, और कुछ अमेरिका के थे, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपना नेम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें भारत उसको लीड कर रहा था, ये थे। अब आप जानेंगे कि ये जो दो ध्रुव थे ये कभी टूटे नहीं थे। आपको बताया जाता है कि देखिए 1991 तक ये शीत यानी कोल्ड वार चलता रहा। फिर अमेरिका ने यूएसआरआर को क्या कर दिया? डिसइंटीग्रेट कर दिया अफगानिस्तान के अंदर ला करके, और ये कहानी खत्म हो जाती है। नहीं, सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। जो देखो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जो आपको दिखाया जाता है ना, वो टिप्स ऑफ आइसबर्ग भी नहीं होता, यानी कि वो 10% भी नहीं होता। असलियत में जो ना खेल है वो पर्दे के पीछे होता है। दिखाया कुछ जाता है और शब्दों के अंदर, याद रखना, एक्शन नहीं, शब्दों के अंदर ही सारा का सारा राज छुपा होता है। अगर किसी देश को किसी तरीका से हमें चुनौती देनी है तो वहां मिसाइल नहीं दागनी होती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या करना होता है कि उसके जो दुश्मन कंट्री है उसके साथ में कोई डील साइन कर लीजिए, बस हो गया काम। उससे संकेत चला जाएगा। और हमेशा याद रखना कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर डर जो होता है ना, डर वो बांटना होता है। डर से आपको क्या होती है? नजदीकी बढ़ती है। आप देखते ना, हमारे पर्सनल रिलेशन होते हैं, वहां पर प्रेम से नजदीकी होती है। नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है कि जो नैतिकता आती है वो डर से आती है। आप आज यही होता हुआ देख रहे हैं कि जो दो वर्ल्ड थे जिनका एक मिसकंसेप्शन बनाया गया कि वो तो डिसइंटीग्रेट हो गए, वो तो दुश्मन है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अमेरिका के द्वारा नाटो का जो प्रस्ताव है वो रखा गया। और नाटो जो है, आप जानते होंगे इस बात को, कि अमेरिका ने कहा कि देखिए, अब अमेरिका जो नाटो का बजट है वो इकला नहीं चला पाएगा। जो भी इसके अंदर नाटो के सदस्य देश हैं उनको अपनी जीडीपी का 2 से लगभग 5% इस पर खर्च करना पड़ेगा। क्या बोला? 2 से 5% खर्च करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप जानते हैं कि अभी तक जो यूरोप के कंट्री हैं वो हमेशा ये मलाई चाटते रहे, और अमेरिका के द्वारा रूसोफोबिया, यानी कि रूस आपको हड़प लेगा, रूस आपकी बाउंड्री कैप्चर कर लेगा, ये डर दिखा करके हमेशा उनको नाटो में शामिल करके रखा। और एक मेजर बजट जो है वो अमेरिका देता रहा। और ये देने के पीछे कारण क्या है? देखो, डर बांटना पड़ेगा। और ये पूरी की पूरी आप सोचिए कि लगभग लगभग 27 से लेकर के 30 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है वो फाइनेंशियल रूप से पूरी तरीके से अमेरिका पर निर्भर है। यानी कि यूरोप के कंट्री अपना किसी भी तरीका का कोई फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट ही नहीं कर पाए कभी भी। और शायद साथ ही साथ ये भी याद रखें कि द्वितीय विश्व युद्ध में ये यूरोप के जो कंट्री थे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये इतने मजबूत कंट्री थे नौसैनिक रूप से, एयरफोर्स में, कि इनका लोहा मानती थी दुनिया। अमेरिका के द्वारा इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया। और आज आप जाकर गूगल करना कि उनके सीडीएस क्या कह रहे हैं। आप यूके के सीडीएस ये बोल रहे हैं कि आज हम अपनी रक्षा करने में बेकार हैं। यानी कि मात्र 2-2, 3-3 एयरक्राफ्ट जो है उनके वो ऑपरेशनल है, सब ठप हो चुके हैं, सबमरीन ठप हो चुकी हैं। यानी कि अमेरिका के द्वारा खेल खेला गया कि जिसमें इनको पूरी तरीका से नाटो का चूरन दिया गया, और इनकी पूरी की पूरी सोशल व्यवस्था खत्म कर दिया, और इनका पूरा का पूरा जो डिफेंस है वो खत्म कर दिया, और आर्थिक रूप से इनको अपने ही इकोसिस्टम पर निर्भर बना लिया। और आज आज जब ये नाटो में अपने 2 से 5% जीडीपी का देने से मना कर रहे हैं, तो आज क्या करा है रूस के द्वारा इनको एक तरीका से संकेत दिए जा रहे हैं। संकेत, क्या संकेत? आप सोचिए, रूस के द्वारा अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। 2 सैटेलाइट है जिनका नाम है, एक का नाम है लूच 1 और लूच 2। यानी कि लूच 1 और लूच 2 जो सैटेलाइट्स हैं ये वैसे सैटेलाइट्स नहीं है, ये शैडो सैटेलाइट्स हैं, या कह सकते हैं स्पाइंग सैटेलाइट है। ये स्पाइंग सैटेलाइट कर क्या रही हैं आप समझेंगे? ये कर क्या रही हैं? यानी कि जो नाटो के सदस्य देश हैं, अमेरिका को छोड़ करके, खासकर यूरोप के जो देश हैं, उनकी सैटेलाइट्स को क्या कर रही हैं? इंटरसेप्ट कर रही हैं, और उनका जो डेटा है उसको लीक करके कहां भेज रही हैं? रूस भेज रही हैं। आप सोचिए, ये कहां से आया ये संदेश? ये अमेरिका ने रूस को संदेश दिया। और मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जून तक ये जो यूक्रेन वार है ये खत्म हो जाएगा, और रूस और अमेरिका के द्वारा अभी जो है लगभग 12 ट्रिलियन का तो अभी ये हो गया है जो यूक्रेन के अंदर, 12 ट्रिलियन का तो यूक्रेन के अंदर हो गया है, जिसमें उनकी पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट और एग्रीकल्चर इन दोनों देशों के द्वारा बांट ली गई। यानी एग्रीकल्चर किसके पास चला गया?
अमेरिका के पास, और जो ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो पूरा किसके पास चला गया, वो रूस के पास चला गया। और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़ेपोरिज़िया करके कुछ है, वो जो है वो दोनों के दोनों 50-50% उसमें उसकी हिस्सेदारी हो गई है। अब समझिए, अब हो क्या रहा है, लगभग $50 ट्रिलियन का जो है इनके द्वारा क्या किया गया है, $50 ट्रिलियन का जो आर्कटिक एरिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं वो अमेरिकन और जो रूस की कंपनी है वही प्रोसेसिंग करेंगी। ये समझौता हो गया है। अब समझिए, ये जो समझौता हुआ है इसलिए हुआ है कि दोनों मिलकर के चीन को निपटाएंगे। पहले तो चीन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चीन को डिस्ट्रॉय करेंगे और ये दोनों के साथ मिलकर के अपनी वही प्रभुसत्ता रखेंगे जो आज तक, यानी कि दुनिया में दो ही ध्रुव थे और दो ही ध्रुव रहने वाले हैं। ये दोनों मिलकर के ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम दो हैं और दोनों ही रहेंगे। याद रखना इस बात को। अब समझिए कि ये कर क्या रहे हैं, अब रूस जो अमेरिका है वो रूस को संकेत दिया कि जाइए और जो नाटो के कंट्री हैं इनका आप जो स्पाइंग कीजिए। स्पाइंग कर रहे हैं और जता भी रहे हैं कि हाँ स्पाइंग हो रही है। अब ये देश कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये आपने आप में डिफेंस इनके पास है नहीं कि जो रूस से ये मुकाबला कर पाए, और अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए ये पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। अब इनको बड़ा भाई बचाने आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसने तो बोल दिया कि ग्रीनलैंड मुझे दीजिए, ग्रीनलैंड आप मुझे देंगे तो मैं आऊंगा आपको बचाने। और बचाना क्या है, रूस है, रूस उनका दोस्त है, आप समझ सकते हैं इसको। अब सोचिए कि ये जो कार्य है ये सब हो रहा है, और ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स जो हैं इनको जो है लॉन्च किया जाएगा। ये जो स्पाइंग सैटेलाइट्स हैं इनको लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट की योजना जो है ये भी देखने के लिए मिल रही है, यानी कि स्पाइंग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ कह रहा है कि देखिए मैं अब अंतरिक्ष में विस्फोट करूंगा। और इसको लेकर के हवाला दिया जाता है, आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी 1967 में, इसका हवाला दिया जाता है कि भाई ये आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पुतिन के जो दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है पहले ही इस ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ दिया है। आप जिस दिन आपने समझे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ के वो ले गए हैं, आप समझिए कि उसी दिन उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर तो तोड़ दिया है। अब उनका एक ही चलता है कि एक ही ऑर्डर है, वो है वर्ल्ड ट्रंप ऑर्डर, वर्ल्ड पुतिन ऑर्डर। यही जो चलने वाला है, बाकी तो सब धराशायी होने वाले हैं। आगे देखेंगे। अब ये सब कार्य क्यों कर रहे हैं, एक डर देने के लिए, यानी कि अभी भी जो यूरोप के कंट्री है वो नाटो छोड़ करके ना जाए, और अमेरिका यानी कि जो अमेरिका है उसके ऊपर से बजट कम हो जाए। और रूस अच्छे से जानता है कि भाई वो अपने आसपास तो आने नहीं देगा। उसने यूक्रेन की क्या हालत बनाई है, यानी कि बफर जोन जो है वो बना करके रखेगा। यानी कि बफर जोन में मतलब है कि कोई आसपास की कंट्री नाटो में कभी जा ही नहीं सकते। और ये डील तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही बोल दिया ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई कभी भी रूस के आसपास के देश कभी भी नाटो में नहीं आएंगे। और क्यों ही आएंगे, 2 से 5% कंट्रीब्यूट करने के लिए आएंगे क्या? नहीं। लेकिन इनको डर बांटा जाएगा, इनको नहीं निकलन देंगे। ये है, इसे बोलते हैं डिप्लोमेसी। समझ गए? इतना सीधा नहीं है जितना आप समझते हैं कि जैसा दिखता है दुनिया ने बता दिया तो दोनों क्या है, दुश्मन है। ये है, ऐसा नहीं होता। आगे देखना, युद्ध का वैश्विक प्रभाव, यानी कि 100 साल पीछे चली जाएगी दुनिया। बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, देखो अगर ऐसा करते हैं रूस, पहले तो स्पाइंग सैटेलाइट उन्होंने करा हुआ है, वो तो चल रहा है उनका लगातार शैडो सैटेलाइट्स, और ये जो अगर इस तरीका का विस्फोट ये करते हैं ऊपर जाकर के, तो समझिए कि इससे पूरा का पूरा जो जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, ये ठप हो जाएंगे। और एक बात बताऊं आपको, ये करेगा नहीं, ये करेगा नहीं, याद रखना इस बात को। लेकिन ये करा, ऐसा बोला क्यों जा रहा है, ये है नाटो ना छोड़ पाए, नाटो ना छोड़ पाए, याद रखना इस बात को। और रूस जो है उसके सर्वाइवल का मैटर है कि भाई देखिए मुझे जो है आप इररिलेवेंट नहीं बना सकते, नहीं तो मैं ये करूंगा, मेरे पास ये क्षमता है। आइए और देखते हैं। बैंकिंग हो, स्वास्थ्य हो, सारी जो या डिफेंस हो, ये सब के सब ठप हो जाने वाले हैं, समझिए। और हिरोशिमा से भी 100 गुना ज्यादा ये बम विस्फोट होने वाला है, उसको आप समझेंगे। तो अगर इतना बड़ा बम विस्फोट होगा तो ऊपर जितने भी मिसाइल, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, वो अपने आप में सब क्या बन जाएंगे, ढेर हो जाएंगे, वो कुछ नहीं बचेगा। लगभग आप देखेंगे अंतरिक्ष में 8000 से ज्यादा सैटेलाइट्स जो है वो घूम रही हैं। 110 से ज्यादा देश जो है 1967 की जो ट्रीटी थी उस पर सिग्नेचर कर चुके थे। और लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कानून होते हैं ना, वो कमजोर लोगों के लिए होते हैं, याद रखना इस बात को आप। जो कानून होते हैं उनकी डिमांड कौन करता है, कमजोर लोग, वीक लोग करते हैं। ताकतवर लोगों के लिए तो ये क्या है, हर्डल है। ताकतवर लोग कानून नहीं चाहते, याद रखना इस बात को। जंगल में जो है ना शेर, उसे कानून नहीं चाहिए, वो अपने आप में है कमजोर। यानी कि जो खरगोश है, जो बकरी है, जो मेमने हैं, कानून उनके लिए होता है कि शेर उन्हें खा ना जाए। समझ गए मेरी बात? तो ये है। आगे देखना, 1962 में स्टारफिश प्राइम यूएसए की परीक्षण, यानी कि आप जानते हैं कि ये कार्य पहले भी जो है 1962 में ही कर चुका है, कौन, अमेरिका। और 1967 में ही ट्रीटी लाया था। इसका मतलब है कि ये क्षमता दोनों के पास है। तो बचा कौन,
बचेंगे ये जो यूरोप के कंट्री। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब ये बचेंगे तो इनको कहां जाना पड़ेगा? बड़े भाई, बड़ा भाई कौन है? अमेरिका। अमेरिका क्या कह रहा है? आइए मेरी शरण में, ग्रीनलैंड मुझे दीजिए और 2 से 5% कंट्रीब्यूट कीजिए। और हमारा याद रखना, तीसरी बात और भी है, ऐसा नहीं दो ही बात से बच जाएगी। तीसरी बात यह है कि आप हमारा बैकयार्ड हैं, आप हमारा क्या है? बैकयार्ड हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा। आप ऐसा नहीं है कि एक स्वतंत्र टेरिटरी की तरीका से आप बिहेव करना शुरू करें। यानी कि अगर बैकयार्ड है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है उसके पीछे आपको कहना कि हाँ हाँ हाँ, बड़े भैया सही कह रहे हैं, बड़े भैया ने जो कहा है। अब वो सही गलत नहीं देखना आपको, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप उसमें अपना दिमाग लगाएंगे, नहीं। यूरोप के कंट्री क्या करें? अमेरिका ने कहा कि देखिए ये एक व्यक्ति है एक्स, ये गलत है, अब ये देश गलत है, हम इस पर आक्रमण करेंगे। अब ह्यूमन राइट की आपको कल्पना नहीं करनी, क्या कहना है कि नहीं नहीं, अमेरिका जो कर रहा है वो ह्यूमैनिटी को बचा रहा है, मानवता को बचा रहा है, ऐसा कहना है आपको। इसे कहते हैं बैकयार्ड। क्लियर है? आगे देखना, अंतरिक्ष युद्ध 2026 रूस की चुनौती। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सारे कार्य होने वाले तो है नहीं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्न हैं जिन पर विचार करना होगा। हो सकता है कि आप इनके आंसर जानते हो, अगर नहीं जानते तो आपको आगे इसके जो लास्ट वाली स्लाइड है उस पर आपको आंसर मिल ही जाएंगे। देखना, 1962 में अमेरिका द्वारा किए गए स्टारफिश प्राइम परमाणु परीक्षण के संदर्भ में विस्फोट किस ऊंचाई पर किया गया था और उसका प्रभाव कहां देखा गया था? आपके 4 विकल्प दिए गए। पहला है 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर न्यूयॉर्क की बिजली गुल हो गई थी, यानी कि न्यूयॉर्क में प्रभाव आया था। दूसरा विकल्प है इसका परीक्षण किया गया था 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, हवाई द्वीप की स्ट्रीट लाइट जो है बंद हो गई थी, यानी कि प्रभाव कहां आया था? हवाई द्वीप में। तीसरा विकल्प है 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जापान के रडार सिस्टम जाम हो गए थे। और चौथा विकल्प है 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर और इसका प्रभाव आया था अलास्का में संचार ठप हो गया था। आप अपना आंसर अपने मन में सोच लें। आपको वैसे तो आंसर कुछ पता भी होगा, हो सकता है, नहीं तो आगे आपको आंसर मिल जाएगा। आगे देखना, रूस द्वारा विकसित सैटेलाइट किलर, जिसको मैंने बताया कि लूच 1 लूच 2 जो है, ये मुख्य कार्य क्या है? यह लेजर बीम से सैटेलाइट को जला देता है। दूसरा, यह चुपचाप पास जाकर ऑर्बिट में धक्का देता है और सिग्नल डिस्टर्ब कर देता है। और देखो, डिस्टर्ब नहीं, अगर इंटरसेप्ट भी करेगा। आगे देखना, तीसरा, यह पृथ्वी से रिमोट हैकिंग द्वारा सैटेलाइट को कंट्रोल करता है। और डी, यह सैटेलाइट को अपने अंदर खींचकर नष्ट कर देता है। ये 4 विकल्प हैं और आपको, मैं जानता हूं कि आपको इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता तो आपको जो है नेक्स्ट आगे अगली स्लाइड्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा इसका विस्तार से। अब आप, हकीकत यह है कि पुतिन जानते हैं कि नाटो से सीधा टक्कर लेना उनके लिए मुश्किल है। दुनिया को देखो यही दिखाया जाएगा, जो अभी इसमें लिखा हुआ है ना, दुनिया ऐसा ही देखती है। और हम जो लोग होते हैं ना, याद रखना एक बात, एक विचारक हैं इस यूरोप के, उन्होंने एक बात कही थी। देखिए, जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स और ये जो समाज है, ये 2 अलग ग्रुप हैं। और जो पॉलिटिक्स है ना, वो एलाइट लोगों का एक संगठन है जिसमें हमारी एंट्री बैन है। यानी कि जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, उनकी एंट्री बैन है। तो ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, ये एक एलाइट लोगों का एक ग्रुप है। वहां जैसा आप देखते हैं ना कि भारत के अंदर भी देखेंगे आप, दुनिया के अंदर, कि एक विपक्ष है, एक पक्ष में एक राइट विंग है, एक लेफ्ट विंग है। वास्तव में असली बात क्या है? कोई विंग विंग नहीं होता, वो सारे लोग जो है एक ही होते हैं। हाँ, एक एनिमोसिटी ये हो सकती है कि दोनों के दोनों एक कंपटीशन में है कि सत्ता में तुम आकर मलाई खाओगे या सत्ता में हम आकर के मलाई खाएंगे। लेकिन याद रखना, आइडियोलॉजी में कोई अंतर नहीं होता, बस एक होता है, वो है पावर। पावर के लिए तो फाइट होती है दोनों में, याद रखना। लेकिन दोनों के दोनों एक ही है, एलाइट क्लब के जो मेंबर हैं। और अगर आप उसमें घुसने की अगर जरूरत करोगे तो वो आपको धकेल करके बाहर कर देंगे, याद रखना इस बात को। तो ये हो गया। अब दुनिया को यही दिखाया जाएगा कि देखो, नाटो से पुतिन टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए पुतिन ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सारा कार्य हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर। आगे देखना, रूस अब अंतरिक्ष में युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की आंख, नाक और कान सब जो है फोड़ने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहा है, वो यूरोप को टारगेट कर रहा है। आगे देखना, सैटेलाइट, आधुनिक दुनिया की रीढ़। आप जानते हैं कि सैटेलाइट्स के बिना हमारे जो मोबाइल नेटवर्क है, इंटरनेट सब खत्म, जीपीएस नेविगेशन खत्म। तो आप समझ रहे हैं कि प्रिसीजन अटैक करना खत्म, डिफेंस बिल्कुल आप तरीका से सोचिए कि वही 1960-70 के दशक में चला जाएगा। गोला वाला जो होता है ना, गोला तोप से जो लड़ते थे, उस टाइप से हो जाएगा। और बैंकिंग सिस्टम जो है, एटीएम, वो भी ठप हो जाएंगे। और आगे देखना, सैन्य तकनीक और गाइडेंस जो है, जो प्रिसीजन से अटैक करते हैं, मिसाइल सिस्टम सब ठप हो जाएगा। आप सोचिए कि ये सब होगा अगर ऐसा होता है तो। रूस का हथियार सैटेलाइट किलर। अब सैटेलाइट किलर जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया, ये स्थित एंट्री करता है। 2 नाम है उनके, लूच 1 लूच 2। और ये करेंगे क्या? अच्छा, ये भी थोड़ा इसमें और आपको बता दूं, शायद इसमें आएगा या नहीं आएगा। ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिटल होते हैं ना,
जीईओ, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिटल जो होते हैं, इनमें जाकर के, यानी कि इसकी ऊंचाई होती है लगभग 35,786, है ना, लेकिन एग्जैक्ट जो होती है ये, लेकिन बोला जाता है 36,000 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट, वहां पर जाकर के उन सैटेलाइट्स की स्पाइंग करेगा। ये पहली बात क्लियर, याद रखना इस बात को। अच्छा, ये क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है। कैसे मूविंग कर रहा है, क्योंकि जियो सिंक्रोनस के मतलब जो जियो सिंक्रोनस जो स्टेशनरी जो होती है, उसका स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि वो स्टेशनरी है, मतलब रुकी हुई नहीं है, बल्कि उसकी गति कितनी है, जितनी की ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की होती है, यानी कि लगभग उतनी गति से जितनी अर्थ घूमती है उतनी से घूमती है ये। और जो रूस के जो स्पाइंग सैटेलाइट होते हैं, ये भारत भी इसमें महारत हासिल कर चुका है पिछले ही महीना, तो ये हो, यानी कि गति जो होती है दोनों की बराबर होती है। तो ये याद रखना, पेपर में ये दे सकता है कि ये स्थिर होती है, तो स्थिर नहीं होती, दोनों एक साथ एक गति से जो है चलते रहते हैं, स्पाइंग सैटेलाइट भी और ये। और कहां होते हैं ये, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिटल में होते हैं, यानी कि जीईओ में होते हैं, और इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट। अच्छा, जासूसी सिग्नल जो है ये कहां भेजेगा, ये रूस के अंदर भेजेगा। अपलिंक और डाउनलिंक जो होते हैं, यानी कि सिग्नल ऊपर जाएगा और सिग्नल नीचे आएगा, इसको क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा, और इसकी सूचना जो है डिकोड करके रूस को भेज देगा। रूस को सब पता है कि क्या चल रहा है, जैमिंग कर सकता है, और अगर समय आता है तो कोलिजन भी कर सकता है, याद रखना इस बात को भी, और ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लेकिन अभी रूस क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जासूसी कर रहा है। आगे देखना, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, दूसरा इनके पास ये है कि, वैसे देखो ये वाला विकल्प कभी भी कोई देश नहीं अपनाएगा। कारण क्या है, कारण ये है कि इसकी अपनी एक प्रिसीजन होती है, और दूसरा जो है इसके लिए एक अलग तरीके की महारत चाहिए, और तीसरा जो है एक इकोनॉमिक रूप से ये वाइबल नहीं है इस तरीका से डिस्ट्रॉय करना। इसीलिए काइनेटिक वे पे कभी नहीं जाएंगे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमेशा किसमें जाएंगे, हमेशा जाएंगे यानी कि नॉन काइनेटिक। नॉन काइनेटिक में क्या होगा, नॉन काइनेटिक में जो मैंने आपको बताया है, स्पाइंग ऑर्बिटल सैटेलाइट्स जो है वही सबसे बेहतर विकल्प होते हैं, और उसमें ये, तो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया है। ऐसी मिसाइलें जो अंतरिक्ष में यू टर्न ले सकती हैं लगातार, किसी भी उसको जो है, देखो हमको करना क्या है, किसी भी देश को जो है यही करना है कि जो उनके सिग्नल्स है उन्हें इंटरसेप्ट करो, अगर समय आए तो उसको डिस्ट्रॉय करो बस। फिर उसके लिए इस तरीका का मच्छर को मारने के लिए आप बंदूक का इस्तेमाल नहीं करोगे, तोप का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो ये न्यूक्लियर ईएमपी, रूस अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की फिराक में है। और ऐसा क्यों है, ऐसा है क्यों, बताइए मुझे। आप जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा भी एक गोल्डन डोम प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया है, और उसका जो एक बड़ा बजट उन्होंने रखा है, लगभग 178 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है। और ऐसा उन्होंने, मैंने अलग से वीडियो बनाई थी उसके लिए। अब मैंने जैसा भी बताया, ये दोनों एक एलाइट क्लब के मेंबर हैं, यानी कि प्रतिस्पर्धा तो होगी दोनों में, याद रखना इस बात को। लेकिन हमेशा ये नहीं कि ये लड़ेंगे नहीं आपस में। क्यूबा क्राइसिस संकट का आप गूगल करके पढ़ना, उन दोनों की मिली भगत थी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की, डिस्टर्ब करने की, ना कि डिस्ट्रॉय करने की, ठीक है। आगे देखना, एक बड़े धमाके से सैटेलाइट का नेटवर्क का प्रयोग, यानी कि अब रूस में ये दिखाना चाहता है कि देखिए गोल्डन डोम अगर आप लाओगे तो मैं ये करने वाला हूं, क्लियर है। आगे देखना, पश्चिम मीडिया और वैज्ञानिक खौफ में है। पश्चिम जो है वो क्यों खौफ में है, मैंने आपको बता दिया कि अब इनको धकेलना है किसके पास, नाटो को, किसके पास, अमेरिका के पास, ताकि वो 2 से 5% खर्च कर पाए। कितना, 2 से 5%। ये है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आगे देखना, स्टारफिश प्राइम क्या है, अमेरिका पहले भी ये कर चुका है, तो इससे रूस को जो है रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका पहले किया। और दूसरा, रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने में जो है अमेरिका की ही पूरी हाथ है, और जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको डिस्ट्रॉय करने में अमेरिका है आगे है। हजारों किलोमीटर दूर हवाई द्वीप में जो है लाइटें बंद हो गई थी, तो आपको दूसरा क्वेश्चन जो था उसका भी आंसर मिल चुका है। आगे देखना, अगर 2026 में ये हुआ तो ग्लोबल फॉल आउट हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये बिल्कुल नहीं होगा, आज नहीं कभी भी, ये कभी नहीं होगा, याद रखना इस बात को। कैसलर सिंड्रोम आप जानते हैं, कैसलर सिंड्रोम वो है कि जैसे आप जानते हैं 13,000 मीट्रिक टन जो है वो डेब्री जो है स्पेस के अंदर, आउटर स्पेस में है। अब वो स्पेस के अंदर ऐसा होता है तो ये और बढ़ जाएगा, ये पेपर के लिए जरूर याद रखना कैसलर सिंड्रोम जो क्या है। तो अंतरिक्ष के अंदर जितनी भी डेब्रीज है उससे संबंधित है ये। आगे देखना, वैश्विक प्रभाव, शेयर बाजार क्रैश हो जाएंगे, ब्लैकआउट हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही, जो मैंने पहले बता दिया। भारत पर असर वही है कि भारत पर ही नहीं दुनिया पर असर होगा, वही है, दुनिया 100 साल पीछे चली जाएगी, क्योंकि वहीं आ जाएंगे हम। अगर युद्ध करना है तो तोप से गोले छोड़ने पड़ेंगे। आगे देखना, अंतरिक्ष में परमाणु हथियार ले जाना मना था, किसके अकॉर्डिंग, ये जो 1967 की संधि थी इसके अकॉर्डिंग, आउटर स्पेस संधि जो थी इसके अकॉर्डिंग।
चंद्रमा ग्रह पर सैन्य अड्डे नहीं बनाए जाएंगे, ऐसा वो कहते थे। मैंने जैसा आपको बताया कि ये कानून वगैरह जो होते हैं ना, ये कमजोरों के लिए होते हैं, ये ताकतवर के लिए नहीं होते। वो जब चाहे उसको जो है वो लांग सकते हैं। मानवता के भले के लिए, मानवता वगैरह जो है वो तभी होती है जब हम कमजोर होते हैं। जिस दिन हम ताकतवर हो जाते हैं तो उस दिन मानवता वगैरह बहुत ज्यादा, ये मैं जो कह रहा हूं ये अपवाद रूप में असत्य भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे 99.99% ये बात सत्य है। आगे देखना, रूस, चीन और अमेरिका भी इन संधियों को दरकिनार कर रहे हैं। दरकिनार नहीं कर रहे, वो दुनिया को डरा रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। और ऐसा एक पहली बार नहीं कर रहे, वो पहले बहुत बार कर चुके हैं, पहले भी ऐसा। अगर 25 से 30 सालों में युद्ध रोबोट्स और द्वारा लड़े जाएंगे, इंसानों द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी ही इंसानों के लिए विनाश का कारण बन सकती है। हाँ बिल्कुल। अगर देखेंगे वर्ल्ड वॉर 3 जो हो सकता है, डेटा स्पेस वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना वो होगा, लेकिन उसका प्रारूप अलग होगा, किसी और वीडियो में उसको बताऊंगा। निष्कर्ष अगर हम देखें तो यूक्रेन युद्ध नहीं बढ़ेगा, जून के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। ये मैंने अलग से वीडियो बनाई है इसके लिए। स्पेस वार विज्ञान कथा नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगा। स्पेस वार में कुछ भी नहीं होगा। ये जो एंटी सैटेलाइट ऑर्बिटल जो होते हैं ना स्पाइंग वाले, इनको छोड़ा जाएगा और इससे ज्यादा स्पेस वार में कुछ भी नहीं होने वाला है। और अमेरिका को गोल्डन डोम बनाने से जो है रोका जाएगा। ये एक दुनिया का जो होने वाला है। स्पेस वार विज्ञान नहीं, कथा नहीं, ये सब कुछ जो है होता हुआ दिखेगा। अपनी राय आप भी लिख सकते हैं, और आपके दोनों जो प्रश्न मैंने पूछे थे उनके जवाब आप यहां देख सकते हैं। स्टारफिश प्राइम का प्रभाव, 400 किलोमीटर हवाई जो स्ट्रीट लाइट जो थी वो बंद हो गई थी, और उससे भी 100 गुना अगर विस्फोट अंतरिक्ष में होगा तो आप सोचिए कि सारी की सारी जो मिसाइल 8000 मिसाइल है वो क्या बन जाएंगी, एक डेबरी में तब्दील हो जाएंगी। अब है सैटेलाइट किलर के कार्य क्या है, चुपचाप पास जाकर ऑर्बिट से धक्का देता है और उनके सिग्नल्स जो है उनको डिस्टर्ब भी कर सकता है और इंटरसेप्ट भी कर सकता है। अभी तो इंटरसेप्ट कर रहा है, आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है प्रताप, और आप जो है मेरे चैनल्स हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सारी ये जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं, अगर ये प्लस जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूं उन सारी वीडियोस के लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। इनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मुझसे पर्सनली चैट चाहते हैं कि आपकी कोई इशू है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं, तो इससे जुड़ जाए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आप मेरी ऐप है जो कि iOS और एंड्रॉइड पर है, PRS ऑफिशियल, आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो आप सुन करके जाना। आप इसकी विशेषता यह है कि जितना भी स्टैटिक जीएस का पार्ट होता है, आप एक छोटे कांस्टेबल से लेकर के यूपीएससी की तैयारी के लिए जिस तरीका का कंटेंट चाहिए स्टैटिक जीएस के लिए, वो सारा का सारा मैंने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, उनमें मैंने रखा हुआ। जैसे उदाहरण के लिए हिस्ट्री का अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री को मैंने 5 भाग में डिवाइड कर दिया है। 5 भाग में आप देखोगे तो पहले भाग में मैंने क्या किया है, आपको आर्ट एंड कल्चर बना दिया है। दूसरे भाग में मैंने क्या किया है, आर्ट एंड कल्चर बना दिया। दूसरे भाग में मैंने क्या किया है, एंशिएंट हिस्ट्री बना दिया है। तीसरे भाग में मैंने क्या किया है, मेडिवल हिस्ट्री बना दिया है। चौथे भाग में मैंने क्या किया है, मॉडर्न हिस्ट्री बना दिया है। और 5वें भाग में मैंने क्या किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री बना दिया है। इस तरीका से हिस्ट्री को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। आपको बहुत ही प्रिसाइज छोटे से, यानी कि 100-150 पेज के अंदर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ये जो नोट्स है ये आपको मिलने वाले हैं, और आप जाकर के मात्र बहुत कम कीमत में 300 से 400 रुपए में इनको जो है डाउनलोड करके अपने फोल्डर में सेव कर लें। जिंदगी भर आप इनको पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, इसी तरीका से आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस हो या गवर्नेंस हो, दोनों के लिए अलग अलग है। और मजे की बात यह है कि दोनों भाषाओं में है, आप हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, आपको अलग अलग नोट्स मिल जाने वाले हैं। और इसकी चौथी जो व्यवस्था है वो आपको और बता देता हूं। चौथी इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको सारे विषय, यानी कि एथिक्स से लेकर के डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो ये कंटेंट मिलता नहीं है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, अच्छा अब जैसा आप साइंस एंड टेक देखोगे यूपीएससी के लिए भी या फिर स्टेट के लिए, तो हिंदी में जो कंटेंट मिलता है ना वो वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड होता नहीं है, यानी कि कचरा ज्यादा होता है। तो आपको इस कचरे से बचाने के लिए मैंने ये जो नोट्स हैं उसी तरीका से डिजाइन किए हुए हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो जो अंग्रेजी वाला है उसको आपको देवनागरी में वो लिखा मिल जाएगा, अगर वैसी टर्म आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये अपना आप में वैल्यू एडेड नोट्स आप मानिए कि आज आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ हो या आप एकदम फ्रेशर हो, तो सबके लिए जो है ये उपयोगी होने वाला है। और कोस्ट इफेक्टिव है, जैसे मैंने बताया 300-400 रुपए में आपको मिल जाएगा, और जिंदगी भर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपना गैलरी में सेव कर सकते हैं। पांचवा इसका यही है कि सारे के सारे विषय इसमें अंदर कवर किए गए हैं, छोटे विषय से लेकर के, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको कोई देखता नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स जैसे विषय, और फिर जिनको लोग ज्यादा पढ़ते हैं, जैसे आप देखेंगे कि ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी के अंदर हमने क्या किया है, 2 भागों में बांट दिया, इंडिया
यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इस तरीका से मैंने अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। एनवायरमेंट को इसी तरीका से हमने बांटा हुआ है। तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के भी नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, ये जो नोट्स हैं, ये आपको लगभग यूपीएससी के लिए जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं प्लस जो एडवांस बुक है उनका सबका आप सोचिए कि निचोड़ मान लीजिए कि इस तरीका से मैंने ये बनाए हैं। तो ये खूबसूरती है इस छोटे से कोर्स की। कोस्ट इफेक्टिव है, हमेशा आपके पास नोट्स रहने वाले हैं। लैंग्वेज की कोई परेशानी नहीं है, दोनों भाषाओं में आपको अलग अलग मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी में खरीदेंगे हिंदी में, और अगर आप इंग्लिश में खरीदेंगे तो इंग्लिश में मिल जाएंगे। सारे विषय आपको मिल जाएंगे, कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि छूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात आती है कि ये जो नोट्स हैं उनके बाद में आपको लेक्चर कहां मिलेंगे। लेक्चर आपको टेलीग्राम में मिलते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत डायनामिक चीजें होती हैं। तो इनको आपको लगातार आपको चैनल्स आपको वहीं पे मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर। तो ये आप फ्री में सब्सक्राइब कर लेंगे, नोट्स वहां से ले लेंगे और अपनी तैयारी को उसी दिशा से डायनामिक बनाइए जैसे यूपीएससी डायनामिक है। तो आप ऐसा नहीं कि आप 2010 वाली तैयारी करें और यूपीएससी 2026 में पहुंच गई है, तो ये सब नहीं चलेगा। और बहुत सारा गाइडेंस आपको इसके साथ मिलता रहेगा, जो मैं अपनी ऐप पर अलग अलग वीडियो आपके लिए डालूंगा। जो लोग ये सब्सक्राइब करे होंगे, जो भी खरीदे हुए होंगे हमारी पीडीएफ वगैरह, तो उनके लिए मैं अलग से पर्सनल वीडियो जो है उन्हीं फोल्डर्स के अंदर आपको डालता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहां तक देखी और आप हमें ऐसा करके सहयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा है, मुझे सपोर्ट मिल जाएगा और कंटेंट अच्छा सा बनाने में। और जो है उसके लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है, तो वो है। बाकी तो अभी कार्य कर ही रहे हैं फ्रेंड्स। आपके लिए धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। जय हिंद, जय भारत।